मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बहादुर कहानी का सारांश और बहादुर कहानी की समीक्षा दोनों ही हम करने वाले हैं। इसी से आपको बहादुर का चरित्र चित्रण निकल कर आ जाएगा, यानी कि आप समझ जाएंगे। इस कहानी को पहले सुन लीजिए जिससे आपका सारांश क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसकी समीक्षा सुन लीजिएगा। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वो सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वो सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वो पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून मतलब दोनों समय नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह भागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वो एक नेपाली था, नेपाली लड़का जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और माँ सारे परिवार का लालन पालन करती थी, भरण पोषण करती थी। माँ उसकी गुस्सैल थी, बड़ी गुस्सैल थी, क्रोधी थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि वो लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, लेकिन लड़का है कि पहाड़ों पर जाता है, जंगलों में निकल जाता है, पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर बच्चों को पकड़ता है, फल तोड़ तोड़ कर खाता है। कभी कभी वो पशुओं को, जानवरों को चराने भी मवेशियों को ले जाता है। उसने एक बार एक भैंस को इतना मारा कि उसकी माँ ने देखा तो उसको उससे रहा नहीं गया। यानी वो माँ उस भैंस को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वो बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, यानी कि माँ का दिमाग खराब हो गया। बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वो गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी 2 गुनी 4 गुनी पिटाई कर दी और वो वहीं कराता हुआ उसको छोड़ दिया। यानी नेपाली लड़के बहादुर को। लड़के का मन माँ से फट गया। वो रात भर जंगल में छिपा रहा और सवेरा होने के बाद क्या हुआ कि वो किसी तरह घर के अंदर पहुंच गया, चोरी चुपके घुस गया और फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाले। भाई कितना ईमानदार था, आप देख सकते हैं। 2 रुपए निकाले। अंत में 9-11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थीं। शायद ये कि वो शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना प्रारंभ कर दे, घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो जो सब खाते हैं वही नौकर खाते हैं, जो सब पहनते हैं वही नौकर पहनते हैं। अगर वो यहाँ रहा तो ढंग शऊर सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा। उसकी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वो ना किसी के यहाँ जाए आए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वो अभी आता हूँ ऐसा कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें निर्मला ने बता डाली। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक उस लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। बचा बहादुर। परंतु बहादुर ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है।
सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उसे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छिड़खानियां करते रहते। वो जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। उसको सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वो घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वो बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता। वो हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वो पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वो घर की सफाई करता, कमरों में पोंछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और सबको पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वो रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वो कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वो कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वो भी आता था। वो एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कराने लगता। वो कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वो इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वो मारती क्यों थी? इतना कहकर वो खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। और वो और भी हंसता। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वो एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में टूटी हुई बांस खाट पर अपना बिस्तर बिछाता। वो बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वो एक छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वो बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तर पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वो कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वो परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा, जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने से होता है। खूबसूरत टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें, वो कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वो धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे से बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे
सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सामान की तरह रहता है घर के सामान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के सब किसी कोने से एक नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर सूप खूब साफ चिकना रहता था, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वो बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोबदाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए थे। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी है चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए थी, और रात में सोते समय वो नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। साला काम चोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया, पर वो नहीं माना, तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया था कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वो रोते हुए बोला। मैं जानता था किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निस्संदेह वो गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वो कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरों के घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, आप काम धाम करो। चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वो प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वो अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेंकती थी, इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे ये सिखा दिया था कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। ये बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वो चूल्हे के पास से झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वो कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप अपनी रोटियां बना ले। तू सोचता है मैं तुझे पतली पतली नरम 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 गरम गरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर ही खाते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई,
इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी, चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वो रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वो नहीं माना। रात भर भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वो पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वो खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वो उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वो उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे। कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और उसकी तनख्वाह के पैसे मैं उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहां जमा रहेगा, जब वो घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थीं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। कभी कभी वो इसको रोकना चाहता, फिर ये सोचकर चुपचाप चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वो बीवी बच्चों के साथ थे। वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई थी। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गईं और फर्श पर पड़े कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूंट में निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंट खोला ही था। फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वो इधर आया था। कुछ देर तक वो यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो, दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। उस सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी। इधर आओ। वो आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय होकर उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहां खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बात बता बहादुर। मैं तो बाहर नमक लेने गया था, बहादुर बोला। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी, मैंने नहीं लिया। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछल कर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने पर वो बता देगा। तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया,
इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले आ गए, पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए जैसे पुलिस को देने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उसके धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया। वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं, किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा दिया होगा, जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ, भालू बंदर से कम थोड़ी हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वो नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट माट खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वो उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन में दफ्तर से विलंब आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था। हमेशा माताजी किया रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूट कर गिर गया और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वो भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ कहती। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वो कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वो तो कुछ ले नहीं गया। और वे 11 रुपए, अरे वो सब झूठ है। मैं तो पहले से ही जानती थी कि ये लोग बच्चों को कुछ देना ही नहीं चाहते थे। बच्चों को देना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच कर रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो कुछ हौड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वो। अगर वो कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर अंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठा जा रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर से झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं मारता नहीं तो शायद वो न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वो भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। श्री अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी। अब चलिए इसकी समीक्षा देख लेते हैं। श्री अमरकांत, किसके द्वारा? अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन हुआ है। कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। तो वो जो पहाड़ी लड़का बहादुर है, दिल बहादुर, उसी के जीवन पर, उसी के दिनचर्या पर, या उसी की कथा व्यथा पर आधारित ये कहानी है। कथानक का मतलब आपका होता है शॉर्ट टाइप की स्टोरी को शॉर्ट में कहना। कथानक ये है कि इस कहानी की कथा वस्तु एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण सी लगने वाली कई बातों के माध्यम से मानवीय करुणा को प्रदर्शित किया गया है। आरंभ से अंत तक ये कहानी बहादुर के इर्द गिर्द ही घूमती है। सहजता, रोचकता, संक्षिप्तता कहानी की विशेषता है। यथार्थवादी कहानी भी है। यथार्थवादी जानते हैं? यथार्थवादी जैसा जो हो वैसा लिखा जाए। ओरिजिनल कहानी। बहादुर एक बेसहारा नेपाली लड़का है,
पहाड़ी लड़का है, उसके पिता की मौत हो गई है, माँ उसे हमेशा मारती है। तंग आकर वो घर से भाग जाता है और मध्यम वर्गीय परिवार में घरेलू नौकर के रूप में नौकरी करने लगता है। हंसमुख है, ईमानदार है, परिश्रमी है। निर्मला जो गृह स्वामिनी है यानी उस घर की मालकिन है, बहादुर का पूरा ध्यान रखती है। निर्मला का बड़ा लड़का है किशोर, बहादुर पर पूरी तरह आश्रित हो जाता है, यानी सारे काम बहादुर से वो करवाता है। साइकिल साफ करवाता है, जूते में पॉलिश करवाता है, सारा काम अपना करवाता है। बावजूद इसके ज़रा ज़रा सी बात पर बहादुर को गालियां भी देता है और पीटता भी है। कुछ दिन बाद निर्मला का व्यवहार भी बहादुर के प्रति बदल जाता है। एक दिन किशोर ने बहादुर के पिता को संबोधित करते गाली दे दी, जो बहादुर को बहुत खराब लगी, बुरी लगी। उस दिन से उसने न तो कोई काम किया और न ही खाना खाया। एक दिन निर्मला के घर में कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। उन्होंने बहादुर पर 11 रुपये चोरी करने का आरोप लगा दिया और निर्मला के पति ने भी बहादुर की खूब पिटाई कर दी। इसी घटना से बहादुर बहुत आहत हो गया, चुपचाप घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद घर वालों को उसकी कमी महसूस हुई। ठीक है, जब कोई हमसे दूर हो जाता है तो उसके गुण और दोष नज़र आते हैं कि क्या उसके गुण थे, क्या दोष थे। जब तक पास रहता है तो उसके दोष ही हम देखते हैं, गुण नहीं देखते हैं। जब वो चला जाता है तब पता चलता है कि दूर के ढोल कितने सुहावने होते हैं। तो उसके जाने के बाद घर वालों को कमी महसूस हुई और बाद में लोग पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार इस कहानी एक अल्पवयस्क नौकर के मनोविज्ञान को प्रकट करती है। मनोवैज्ञानिक घटना पर आधारित है। उस बालक के पात्र और चरित्र चित्रणों को ध्यान में रखा जाए तो बहुत अधिक पात्र नहीं है। प्रमुख पात्र बस बहादुर है, जिसका पूरा नाम दिल बहादुर है, जिसका पूरा कथानक टिका हुआ जिस पर। और एक इनका जो है इनका लड़का लेखक का किशोर और निर्मला का पति, इतने ही पात्र हैं। चरित्र के आधार पर कहानी का शीर्षक रखा गया है। उसके स्वभाव में कुछ ऐसी सरसता, भोलापन, करुणा एवं वेदना है जिसके कारण नज़रअंदाज करना असंभव हो गया। अन्य पात्रों में जो निर्मला है वो घर की मालकिन है और निर्मला का जो पति है, निर्मला का पुत्र है किशोर, जो कि बिगड़ा हुआ नवयुवक है और नौकरों को हीन दृष्टि से देखता है। कथोपकथन या संवाद हेडिंग डालेंगे आप तो उसमें लिखेंगे कि कथोपकथन या संवाद बड़े ही, यानी इस कहानी के संवाद बड़े ही सरल, संक्षिप्त, स्वाभाविक, स्पष्ट, रोचकता लिए हुए हैं, सार्थकता लिए हुए हैं एवं गतिशील हैं। पात्रों के अनुकूल तथा सटीक हैं। इसके संवाद संक्षिप्त एवं स्वाभाविक कथोपकथन पर आधारित हैं। देश काल और वातावरण की बात करें तो कहानी जो है देश काल वातावरण का भी ध्यान रखा गया। कहानी में निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवार के सजीव स्वाभाविक वातावरण का चित्रण किया गया है। नौकर जब पर रोब जमाना, उससे जी तोड़ काम कराना, बात बात पर पीटना, गाली देना आदि घटनाएं पारिवारिक वातावरण को मार्मिक बना देती हैं और पारिवारिक वातावरण को उभार कर हमारे यानी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। भाषा शैली की बात करें तो भाषा सरल, स्वाभाविक, सामान्य बोलचाल की ही भाषा है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। भाषा कथा के अनुरूप है, जिसमें अन्य भाषाओं के भी शब्द मिलते हैं, जैसे शरारत, वहोदा, किस्सा, इज्जत उर्दू के शब्द हैं। लोकोक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग, माथा ठनकना, 9-2-11 होना, पंच बराबर होना। इसके अतिरिक्त इसमें वर्णात्मक, काव्यात्मक और अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया गया है। उद्देश्य क्या है? निम्न मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान एवं वास्तविक चित्र को प्रदर्शित करती है कहानी। इसके उद्देश्य ये है कि इस कहानी के माध्यम से वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया गया है, जो मानवीय सहानुभूति के आधार पर मिट सकता है। यानी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक गरीब और एक मध्यम वर्गीय, यानी एक गरीब और एक अमीर के मध्य में जो खाई बनी हुई है, मध्य में जो विषमता बनी हुई है, मध्य में जो अच्छे संबंध नहीं है, यानी जो एक गरीब को हीन भावना से मध्यम वर्गीय परिवार या नौकर को एक हीन भावना से देखते हैं, उस हीन भावना को समाप्त करने पर बल दिया गया है। शीर्षक की बात करें तो शीर्षक बहादुर के ही इर्द गिर्द घूमता है। बहादुर मुख्य पात्र है और इसी पर आधारित इसका शीर्षक कहानी का है। अमरकांत जी की कहानी शीर्षक व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होते हैं और बहादुर कहानी में बहादुर के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घूमती हैं। इसलिए जो बहादुर कहानी का शीर्षक बहादुर है, अत्यंत ही सफल है और ये कहानी पाठक के मन में कौतूहल उत्पन्न करता है कि बहादुर, अब जिसने कहानी नहीं पढ़ी भैया तो उसको लगेगा कि बहादुर क्या है, बहादुरी की बात है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहादुर है। नहीं, अब जब कहानी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बहादुर एक्चुअली एक लड़का था जो नौकर था छोटा सा, उसको नेपाली लड़के को बहादुर नाम था। और ठीक है, कृष्ण अवतार फिल्म देखते हो तो उसमें कृष्ण का अवतार नहीं होता है, बल्कि कृष्ण अलग होते हैं और अवतार जी अलग होते हैं, दो भाई होते हैं।
ठीक है। उसी प्रकार शंकरा देखते हो, शंकरा फिल्म को, तो शंकर उसका नाम होता है, उस पर आधारित होती है। ठीक उसी प्रकार बहादुर कहानी भी बहादुर पर ही आधारित है। तो कैसी लगी आपको ये समीक्षा, ये कहानी, इसका सारांश, इसकी मार्मिकता हमें अवश्य बताएं, कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी। इसी प्रकार रोज़ हमसे शाम को मिलिए, लाइव आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।